इटर्नल्स के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि बेसिकली इटर्नल्स जो होते हैं वो एवेंजर्स माउंटेन के अंदर घुसते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि एजेक और मक्कारी सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडी की छानबीन करके इस बात के बारे में पता लगा रहे होते हैं कि आखिरकार डिविएंट्स के पीछे क्या राज है, उनको क्यों बनाया गया है और उनको किस तरीके से सुलझाया जा सकता है। और वहीं पे हमने देखा था कि किस तरीके से बाकी की एवेंजर्स की टीम जो होती है वो इटर्नल से मुकाबले के अंदर लग जाती है, जिसके अंदर थॉर, कैप्टन मार्वल, फीनिक्स, आयरन मैन जो है यहाँ पे अथीना, इकरिस और गिलगामेश से मुकाबला करने में लगे हुए होते हैं। और इसी तरह हमने साथ साथ ये भी देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे एजेक बेसिकली अपने ही गॉड यानी सेलेस्टियल के गोस्ट को मार मार के उससे जवाब निकलवाना शुरू कर चुकी है। तो अब आगे तो इसी तरह हमारी कहानी की शुरुआत होती है, जहां पे हम देखते हैं कि अभी भी यहाँ पे जबरदस्त किस्म का मुकाबला चल रहा है, जहां पे हम देखते हैं कि एवेंजर्स और इटर्नल्स आपस में एक दूसरे से जबरदस्त तरीके का मुकाबला कर रही हैं। और वहीं से कैरल बोलती है कि कैरल टू द एवेंजर्स माउंटेन, हम अभी तक इटर्नल से लड़ रही हैं और बताओ कि आखिरकार इंट्रूडर वाली सिचुएशन के बारे में क्या ख्याल है। और इसी तरह हम देखते हैं कि एवेंजर्स माउंटेन के अंदर यहाँ पे ब्लैक पैंथर जो है किंगो से मुकाबला कर रहा होता है और कहता है कि वो भी अभी तक रेजिस्ट कर रहा है। नेमोर, आखिरकार सरसी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तो नेमोर बोलता है कि परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, द प्रिंस ऑफ एटलांटिस के हाथों में सारी की सारी सिचुएशन इस वक्त मौजूद है और घबराने की कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल मेरे सामने ही है। तो सरसी बोलती है कि नेमोर प्लीज मेरे सामने तो कम से कम मेरे लिए इस तरह से बात ना करो। और इसी तरह हम यहाँ से अगले पल शिफ्ट होते हैं मक्कारी और एजेक के पास, जहाँ पे हम देखते हैं कि एजेक बोलती है कि मक्कारी अब तुम रुक सकती हो, मैंने इसको जितना मारना था मार लिया और मैं सारा का सारा सच जान चुकी हूँ जिसको मुझे जानने की जरूरत थी। मैंने यहाँ पे फुल सिस्टमैटिक स्क्रिप्चर्स फॉर द डिविएंट्स, द डिजाइन गोल्स, एवरीथिंग जो कुछ भी यहाँ पे मौजूद था उस सब को हासिल कर लिया है। और मैंने इस बात का पता लगाया कि किस तरीके से डिविएंट्स जो हैं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इन सारे के सारे इक्वेशंस के बीच के अंदर। और अगले पल हमें यहाँ पे एक पूरा का पूरा डिविएंट का जो है डायग्राम दिखाया जा रहा होता है और ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से इस अर्थ के ऊपर होने वाली जो क्रिएचर्स है जिसमें डिविएंट्स, इटर्नल्स और ह्यूमंस मौजूद हैं, उन तीनों के अंदर से डिविएंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा मायने वही रखती हैं सेलेस्टियल्स की नजर के अंदर। तो हमें बताया यहाँ पे कुछ इस तरीके से जा रहा है, जैसा कि आपने इस बात को तो जान ही लिया होगा कि हमें एवेंजर्स की इस सीरीज में ये बताया गया था कि पूरे की पूरे अर्थ का जो ओरिजिन शुरू हुआ था वो एक सेलेस्टियल की वजह से हुआ था, जो कि बीमार होते हुए अर्थ के ऊपर आके गिरा था। और जब उसने अर्थ के ऊपर आके एक खतरनाक किस्म की कॉस्मिक उल्टी करी थी तो उसके बाद से सारे के सारे ह्यूमंस और लाइफ फॉर्म्स बनना अर्थ के ऊपर शुरू हुई थी। तो बताया ऐसा जा रहा है कि बेसिकली वो जो खतरनाक किस्म की टॉक्सिक उल्टी थी वो एक पूरे के पूरे सेलेस्टियल की, वो इस पूरे के पूरे प्लेनेट के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी और उसने ही जो है बेसिकली अर्थ के ऊपर अलग अलग लाइफ फॉर्म्स को जन्म दिया था, जिसमें से कुछ ऐसे खतरनाक किस्म के लाइफ फॉर्म्स क्रिएट हुए थे जो कि शॉर्ट टाइम के लिए जिंदा रहे थे और खुद ही जो है वो एक्सटेंशन की तरफ चले गए थे। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर की यहाँ पे बात की जा रही है और डिविएंट्स को बेसिकली इसीलिए डिजाइन करके बनाया गया था क्योंकि वो इस सारे के सारे फ्लूइड को जो है वो झेल सकते थे और ओवर द मिलियन ईयर्स जो है उनको इस प्लेनेट के ऊपर इसलिए छोड़ा गया था ताकि जो इस अर्थ के अंदर पूरे के पूरे नेक्रो फ्लूइड मौजूद हो सेलेस्टियल का उसको स्टेबलाइज कर सकें। और इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स से वो उसको सिर्फ स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं या फिर उसको स्टेबलाइज करते करते मारे जाते हैं। और जो वजह है जिस वजह से डिविएंट जो है वो एक्सेस डिविएशन की तरफ जाते हैं कि खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर्स बन जाते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि वो इस सारे के सारे फ्लूइड को प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। या तो वो उस पूरे के पूरे फ्लूइड को स्टेबलाइज कर देते हैं या फिर वो पूरा का पूरा फ्लूइड जो है वो उनको एक्सेस डिविएशन की तरफ ले जाता है। और इस तरह से देखा जाए तो डिविएंट्स अर्थ के ऊपर होने वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज बन जाती है, क्योंकि अगर डिविएंट्स ही नहीं होंगे तो वो खतरनाक किस्म का जो फ्लूइड है वो अर्थ के ऊपर होने वाली हर एक स्पीशीज का काम तमाम कर देगा। और अगर डिविएंट्स ना होते तो इतने सालों से जो ये सारा का सारा फ्लूइड जिसको वो स्टेबलाइज कर रहे हैं वो करने के लिए कोई और मौजूद नहीं होता। तो इसी वजह से बेसिकली इटर्नल्स का काम यहाँ पे है इस बात को मेक श्योर करना कि जब भी एक डिविएंट एक्सेस डिविएशन की तरफ जाए तभी वो उसके ऊपर अटैक करेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जो हमने ओरोनोस वाला एक वन शॉट देखा था जिसके अंदर वो सारे के सारे डिविएंट्स को मारने के बारे में फैसला करता है, वो यहाँ पे गलत प्रूव होता है, क्योंकि अगर वो सारे के सारे डिविएंट्स को मार देता तो ये एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ क्रिएट कर देता, क्योंकि बेसिकली सेलेस्टियल्स ने ही डिविएंट्स को इसलिए बनाया ताकि वो अर्थ के ऊपर उसको स्टेबलाइज कर सकें और दूसरी स्पीशीज रह सकें। तो ये पूरी की पूरी रिविलेशन आज की जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूरी की पूरी बात जो है इस चीज़ को आज मार्वल कॉमिक्स के अंदर सेट कर देती है, पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल देती है कि किस तरीके से सेलेस्टियल्स ने जो डिविएंट्स को बनाया है वही इस अर्थ के ऊपर होने वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है। और ये सारी की सारी बातें बताने के बाद एजेक कहती है कि इस बात को तो ज़रूर मानना पड़ेगा कि मैं इस सारी की सारी रेवलेशंस को जानने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई हूँ। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि सेलेस्टियल्स शायद हमसे नाराज़ हो चुके हैं, वो इसलिए हमसे बात नहीं कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम उनके लिए होली वॉर करें और इन सारे के सारे एवेंजर्स को स्लॉटर करके ये घर वापसी ले लें। लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि हमें एक ऐसा रिलीजन बना के दिया गया जो कि कभी कोई मायने रखता ही नहीं था। इन लोगों ने बस हमारे माइंड को वॉश करा ताकि हम उनकी ड्यूटीज को परफॉर्म करते रहें। तो इसी तरह यहाँ पे मक्कारी आके उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती है कि मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि हम सब में से तुम ही सबसे ज्यादा थी जो कि इन सारे के सारे गॉड्स को माना करती थी। तो एज एक बोलती कि हाँ बिल्कुल, मैं ही तुम सब में से सबसे ज़्यादा डिवोटेड थी, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बनाया ही सबसे ज़्यादा डिवोटेड था।
हम वो मट्टी के पुतले हैं जिनको बनाया ही सिर्फ उनको पूजने के लिए गया था। आखिरकार एक गॉड इस तरह से कैसे कर सकता है मक्कारी, हाउ डेयर अ गॉड। और वहीं से हमें अर्थ बताती है कि ये सुनने के बाद मेरे दिमाग के अंदर एक सोच तो आई कि आखिरकार गॉड्स को कौन जज करता है, और उसके फौरन बाद मेरे पास दूसरी सोच आई कि किसी ना किसी को तो करना चाहिए ना। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं से कॉम से आवाज आती है, एजेक दिस इज थीना, क्या तुम्हारे पास कोई अपडेट है। तो वहीं से एजेक बोलती है कि मुझे हर एक चीज मिल चुकी है, हम इसके जरिए फेस्टोस के फेल सेफ प्रोग्राम को तलाश कर सकते हैं, और इस वक्त मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है कि मैं इस पूरे के पूरे प्लेनेट को बर्बाद कर सकती हूँ। तो वहीं से थीना बोलती है अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम अभी के लिए हम एवेंजर से मुकाबला करना बंद कर सकते हैं और हमें यहाँ से फौरन स्केप करना होगा। लेकिन अगर हमें यहाँ से निकलना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टीज आने वाली है, तो क्या तुम इसमें हमारी कोई मदद कर सकती हो। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे थीना के ऊपर थॉर जबरदस्त तरीके से चढ़ चुका है और कहता है कि अब जैसा कि तुम मेरे हाथों के अंदर आ ही चुकी हो तो क्यों ना हम आपस में बैठ के असल में बात कर लें। एजेक इस वक्त इस दुनिया के बिल्कुल दूसरी तरफ मौजूद है और उसको यहाँ पे आने में काफी टाइम लग सकता है, लेकिन जैसा कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और उसको कहीं पे भी टेलीपोर्ट करके लेकर आ सकता हूँ, और इस वक्त इसके पास इतना रेंज मौजूद है कि वो आधी दुनिया का सफर उसके लिए सिर्फ आधे सेकंड का था। क्योंकि अगली पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एजेक बेसिकली पोर्टल खोलती है और जबरदस्त तरीके से यहाँ पे आती है और कहती है कि ये तो मानना पड़ेगा थॉर कि आज मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है और गॉड से मेरी बस हो चुकी है। और अगले पल आके वो थॉर को एक जबरदस्त किस्म का ब्लो मार दी जिससे थॉर का खून निकल आता है। फीनिक्स फोर्स को जो उन्होंने एक स्मॉल वॉइड के अंदर कैद किया हुआ है जो कि इस टाइम एंड स्पेस से बाहर है, जो कि व्हाइट रूम ऑफ एजेक्स क्लेवर डिजाइन है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एजेक जो चीज भी करती है उसके अंदर वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी फीनिक्स ने इस पूरे के पूरे केज के अंदर से उसका किनारा ढूंढ ही लिया। और जैसा कि एक पंछी को जब पिंजरे के अंदर रखा जाता है तो उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि उसको वहां से आजाद होना है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल बेसिकली फीनिक्स जो है वहां पे उस पूरे के पूरे केज को तोड़ना शुरू करती है और अगले पल वो जो पूरा का पूरा एक स्फेयर बनाती है वहां पे वो एनर्जी का, उसके अंदर ही उन सारे के सारे इटर्नल्स को ही कैद कर देती है। तो वहीं से थीना बोलती है एजेक क्या तुम ये कॉस्मिक फायर को रीड कर रही हो, तो कहती है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। थीना हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, गिलगामेश और इकरिस तो इस पूरे के पूरे पैसेज को सरवाइव कर जाएंगे लेकिन हम शायद दूसरे वो ना कर सकें। तो हम देखते हैं कि मक्कारी वहीं से आगे भागना शुरू करती है और कहती है कि वेरी वेल, मैं फौरन यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढती हूँ, देयर इज नो नीड टू रश। और वहीं से अर्थ बताती है कि मक्कारी यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि चाहे इटर्नल्स अपनी कितनी भी एफर्ट्स करने की कोशिश क्यों ना कर लें, उनके पास वो एक चीज़ मौजूद नहीं है जिसके जरिए वो थैनोस को हरा सकते हैं और वो है वक्त। क्योंकि यहीं से हम अगले पल शिफ्ट होते हैं थैनोस के पास, क्योंकि आपको जैसा कि याद होगा कि थैनोस बेसिकली अपने फादर के माइंड के अंदर घुसा हुआ है अपने सारे के सारे राज को निकालने के लिए। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे ड्रूक की मदद से उसके पूरे के पूरे दिमाग को खंगाल देता है और अगले पल उनको वो राज वहाँ पे मिल जाता है जिसकी तलाश करने के लिए वो आए थे। और ड्रूक बोलता है कि आपका डिज़ाइन लॉर्ड थैनोस ये वो चीज़ है जिसके जरिए आपको बनाया गया है। तो थैनोस बोलता है कि चलो फिर तो हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। फादर, मैं आपके दिमाग के कॉरिडोर्स के अंदर घूमा और आपके सारे के सारे सीक्रेट जो कि आपके लिए प्रीशियस थे अब वो मेरे हो चुके हैं। मैं इस बारे में जान चुका हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, और इसके जरिए मैं अपने आप को मुकम्मल कर सकता हूँ एक बार फिर से। इस सारी की सारी नई नॉलेज के साथ डोमो ने अपनी रिजरेक्शन इंजन को दोबारा से स्टार्ट करा ताकि एक बार दोबारा से थैनोस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए और उसको इस मशीन का हिस्सा यानी कि अर्थ के साथ जोड़ दिया जाए। बट वंस अगेन डोमो यहाँ पे रुक गया और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये काम किया है कि नहीं। तो थैनोस बोलता है कि क्या ये काम करा, मुझे महसूस हो रहा है लेकिन बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट। लेकिन हम देखते हैं कि डोमो बताता है कि आपके पेरेंट्स ने पावर ऑफ क्रोनोस का इस्तेमाल करा था शादी करने के लिए, जिसके अंदर उन्होंने डिविएंट मटेरियल को इटर्नल मटेरियल से मिलाया था, और इस सारी के सारी पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के बीच उन्होंने कुछ ऐसा जरूर करा है जिसको हम अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। और इसी वजह से हम चाहे कुछ भी करने की कोशिश क्यों ना कर ले, हम नेचुरली आपको इस मशीन के साथ जोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको ये पूरी की पूरी मशीन किसी तरीके से अभी भी जैम कर रही है, एक ऐसे सब्सटेंस से जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ी मौजूद है, समथिंग डीपली रॉन्ग। मौत आपके हर एक हिस्से के अंदर नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि आप उसी का पार्ट हैं। अब आप वो क्रीचर नहीं रहे जो कि आपके फादर और मदर ने आपको बनाया था, बल्कि आप अब कुछ और ही बन चुके हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि थैनोस वहाँ पे इसकी सारी की सारी बात खामोशी से सुन रहा होता है, लेकिन वहीं से अगले पल ड्रूक बोलता है, माय लॉर्ड, क्या आप ठीक हैं? तो थैनोस बोलता है, आखिरकार मैंने वो कर दिखाया जो कि तुम में से कोई इटर्नल नहीं कर पाया। किसी ना किसी तरीके से जिसको मैं भी नहीं जानता, मैंने अपने आप को बदल दिया। मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा बदल दिया कि अब ये मशीन मुझे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही है, और इसके बारे में मुझे पता तक नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन आज मेरी इस हार के अंदर भी एक बात को तो मैंने प्रूव कर दिया कि मैं तुम सबसे ग्रेटर हूँ। अब ये तो मानना पड़ेगा कि इसका रिजल्ट मेरे लिए स्वीट एंड बिटर दोनों ही है, लेकिन ये जान के मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं तुम लोगों से अलग हूँ और तुमसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली भी हूँ। चलो हमें फ़ौरन से टाइटनोस की सिटी जाना होगा, उसके सारे के सारे पोर्टल्स को विजिट करना होगा। मैं टाइम स्ट्रीम के अंदर वापसी रिटर्न करना चाहता हूँ और ओशियनिक वॉच को भी वापसी बुला लाओ, क्योंकि मुझे वो काफ़ी पसंद आने लगे हैं। और अगर तुम चाहो तो मेरे इस मिशन के ऊपर मुझे ज्वाइन कर सकते हो, लिटिल पेट ड्रूक, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे करने के लिए कुछ और नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक बिजनेस है जिसको हम फिनिश कर सकते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वो बेसिकली डोमो का सर पकड़ के उसको जान से मार देता है।
और वहीं से ड्रूक बोलता है आई एम ऑनर्ड माय लॉर्ड, लेकिन आप मुझे क्या बताना चाहेंगे कि आखिरकार आप किस किस्म के बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो वहीं से थेनोस बोलता है कि क्यों, तुम्हें इससे क्या लेना देना, मैं डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ की बात कर रहा हूँ, इस मशीन की। मैं तुम्हें वो सारे के सारे कोड्स देता हूँ, जाओ और जाके यूरेनस की आर्मरी को खोलो, एक्टिवेट हिज डूम्सडे फेल सेफ। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली थेनोस जैसे ही यही बोलता है वहां पे मशीन से अंदर से आवाज आती है कि एक्टिवेटेड, और ड्रूक बोलता है कि ओह शिट, क्योंकि दरअसल थेनोस ने यहाँ पे उस पूरी की पूरी आर्मरी को एक्सेस कर दिया है, उसको एक्टिवेट कर दिया है, जो कि दरअसल ओरोनोस ने उसको उसकी चाबियां दी थी, जिसके अंदर एक ऐसा खतरनाक किस्म का वेपन मौजूद है जिसके एक्टिवेट होने के बाद इस पूरी की पूरी अर्थ को बर्बाद किया जा सकता है। और वहीं से हमें अर्थ बताती है कि ड्रूक सोच में पड़ गया कि ये सब करने के लिए वो उसके साथ नहीं आया था, और क्या वो किसी किस्म की ट्रिक का इस्तेमाल करके उसको ये रोक नहीं सकता है कि मशीन इस मैसेज को आगे डिलीवर ना करती। लेकिन जितनी देर में ड्रूक ये सब सोच रहा था, लेकिन उतनी देर में मशीन ये मैसेज इंटरसेप्ट कर चुकी थी, और इस सारे के सारे ट्रैप को सेट करने के लिए अब वक्त निकल चुका है, अब इन सब चीजों के लिए वक्त गुजर चुका है। लेकिन शायद अभी इतनी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी एक फुल स्टॉप नहीं लगा है, क्योंकि एक फुल ऑन अलर्ट जो वो इटर्नल्स के पास पहुंचती है, और वो लोग इस पूरी की पूरी अलर्ट को तुरंत ही समझ जाते हैं। वो समझ चुके हैं कि वो जो सब कुछ करते हुए आ रहे थे, अगर उन्होंने इस चीज को नहीं रोका तो उस किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं है, उनको फौरन से टाइटनोस के अंदर जाना होगा। लेकिन इस वक्त वो एक पूरे के पूरे ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं। अर्थ माइटीएस्ट हीरोज इस पूरी की पूरी दुनिया का डूम बन सकते हैं, क्योंकि उनको तो इस बारे में पता भी नहीं है कि यहाँ पे चल रहा है तो क्या चल रहा है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि सरसी वहां पे बोलती है ओ ब्रदर मुझे माफ करना नेमोर, लेकिन सरसी टू एवरीवन स्टैंड डाउन इंस्टेंटली, मुझे जो है फौरन टेलीपैथिकली एवेंजर्स के साथ लिंक करो जो भी तुम्हारे करीब करीब हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली सारे के सारे इटर्नल्स अपने एक तरह से टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए एवेंजर्स से बात करते हैं, और वहीं से वो कहती है कि हेलो दिस इज सरसी, मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ कि हमसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। थेनोस इस वक्त अर्थ के ऊपर मौजूद है और वो सिर्फ कुछ ही मिनट की दूरी के ऊपर है कि वो इस पूरी की पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। वो इस वक्त एक प्लेनेट के ऐसे हिस्से के ऊपर मौजूद है जहाँ पे आप लोग उसको एक्सेस करके नहीं जा सकते हैं। आपको हमें इस वक्त फौरन जाने देना होगा, और आई अस्यूम कि अगर हम यहाँ पे जीत जाते हैं तो मैं वापसी लौटने के बाद आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी, तो प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दीजिए और हमारे रास्ते से हट जाइए। तो वहीं से कैप्टन बोलते हैं कि एवेंजर स्टैंड डाउन अभी के अभी, गॉड स्पीड सन। तो वहीं से कैरल बोलती है कि हमने फीनिक्स की शील्ड को हटा दिया है, बस तुम लोग फौरन यहाँ से चले जाओ। लेकिन वहीं से थॉर बोलता है आखिरकार तुम लोग यहाँ पे ये सब कर क्या रहे हो, क्योंकि कुछ वक्त पहले से मेरे पास थेनोस के विजन्स आ रहे थे, खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर्स विजन्स, और अब तुम मुझे ये बता रहे हो कि थेनोस यहाँ पे मौजूद है। तुम लोगों ने आखिरकार किया क्या है? तो जैसा कि आपको याद होगा कि जो हम अपनी थॉर वाली सीरीज को अपने चैनल पे लेके चल रहे हैं, उसके अंदर हमने देखा कि हमें ये बात पता है कि किस तरीके से थॉर की जो मौत होनी है वो थेनोस के हाथों होनी है। और अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से थेनोस यहाँ पे थॉर के सामने उसका जिक्र हुआ है तो उसके फौरन से कान खड़े हो गए हैं। लेकिन इसी तरह वहाँ से एथीना बोलती है कि मुझे माफ़ करना, तो आयरन मैन बोलता है कि तुम लोग बस यहाँ से जाओ, इस वक्त ये सब बाद में बात होगी। और इसी तरह हम देखते हैं अगले पल सारे के सारे इटर्नल्स वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर सीधा टाइटनोस के अंदर पहुँचते हैं, और इक्रिस बोलता है कि बताओ हमारा प्लान क्या है। तो एज एक बताती है कि द लॉस्ट आर्मरी ऑफ ओरेनस को जो है खोल दिया गया है। इसका मतलब ये है कि मशीन जान चुकी है कि वो थेनोस यहीं पे मौजूद है। प्राइम इटर्नल के पास सारी के सारी प्रायोरिटी कंट्रोल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक बार थेनोस को जान से मार दिया तो जो कोई भी प्राइम इटर्नल बनेगा वो इसको एक्सेस करके रोक सकता है। तो इक्रिस बोलता है कि बहुत ही बढ़िया प्लान है, थेनोस को मारो और दुनिया को बचाओ, मजा आएगा इसके अंदर तो काफी। तो एज एक बोलती है कि हाँ होपफुली मजा तो आएगा, मैंने अपने सारे के सारे साइंटिस्ट को इन्फॉर्मेशन भेज दी जो हमने यहाँ पे तलाश करा है, पर हैप्स हम सारे के सारे फेल सेफ की इन्फॉर्मेशन से जल्द पता लगा सकें और इसको रोकने का तरीका ढूंढ सकें। लेकिन वहीं से आवाज आती है तुम इटर्नल्स अभी भी इस पूरी की पूरी फाइट से भागने की कोशिश कर रहे हो, क्या यही तुम्हारी सबसे बेहतर अप्रोच है? तुम सारे के सारे इटर्नल्स हमेशा की तरह मेरी नज़र में एक डिसअपॉइंटमेंट ही हो, और मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम में से नहीं बल्कि तुमसे ऊपर उठ चुका हूँ। और अगले पल आवाज़ आती है कि फाइनल काउंटडाउन टू इनहाइलेशन कुछ ही देर में शुरू की जाएगी। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं यहाँ पे बेसिकली थेनोस अपने ओशियनिक वॉच को ले आता है जो कि इन सारे के सारे इटर्नल्स के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। लेकिन वहीं से इक्रिस इस बात को जानता था कि ये सारे के सारी फाइट यहाँ पे सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है और उसको सिर्फ उस प्लान को फॉलो करना है जो कि वो बना के यहाँ पे आया है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे सीधा इक्रिस जो है वो थेनोस की तरफ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन थेनोस भी उसको एक जबरदस्त तरह का सर मार के पीछे हटाता और कहता है तुम सच में मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म की चीज हो इक्रिस, और तुम्हारे साथ खेलने में मुझे मजा आता है, लेकिन अभी के लिए चले जाओ यहाँ से, तो मेरा पीछा बाद में कर लेना और हम सारी जिंदगी इसी तरह लड़ते हुए गुजार देंगे। लेट अस बी इटर्नल आर्ट। तो इक्रिस बोलता है कि कभी नहीं, हमने तुम्हें तलाश के लिए और आज के बाद तुम यहाँ से कभी भाग के नहीं जाने वाले हो। लेकिन अगले पल थेनोस यहाँ पे इक्रिस को एक जबरदस्त किस्म का पंच मारते हुए बोलता है ये तो तुमने बहुत ही बड़ी बात कर दी है। खैर तुम्हारी इस बात से एक सवाल तो खड़ा होता ही है कि आखिरकार इटर्नल्स को ये बात कैसे पता चली कि यहाँ पे थेनोस जो है वो टाइटनोस का इस्तेमाल करके निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ड्रूक का ही कुछ लेना देना था। क्या मैंने ठीक कहा? और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली थेनोस यहाँ पे ड्रूक की मुंडी आके पकड़ लेता है और उसको जान से मारने लगता है। लेकिन अगले पल अर्थ बोलती है ओह हाँ
मैं तो इस पूरी की पूरी बात को तकरीबन भूल ही गई थी। और क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि थेनोस के जो हाथ होता है वो एक अजीब व गरीब चीज के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि बिल्कुल बबल टाइप की लग रही है, और अचानक आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी पूरी बॉडी जो इस तरह के बबल के अंदर कवर्ड होना शुरू हो जाती है। तो थेनोस बोलता है कि आखिरकार अब ये क्या चीज है। तो अगले पल मशीन की आवाज आती है कि मुझे इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि जब कभी भी कोई ऐसी चीज को एक्सेस किया जाएगा जिसको क्लासिफाइड किया गया है, हिडन आर्मरी ऑफ एक्सेस को एक्सेस करने की कोशिश की जाएगी, तो एक फेल सेफ को जो है एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जो कि फेस्टोस ने क्रिएट करा है, और इसी तरह के ड्रामेटिक पॉइंट के ऊपर आके वो ऑन हो जाएगा। तो थेनोस बोलता है कि क्या आखिरकार ये किसने करा, आखिरकार किसकी इतनी अंदर हिम्मत है जो कि थेनोस को रोकेगा। और वहीं से मशीन बताती है कि इस पूरे के पूरे ऑर्डर के साथ एक नोट भी अटैच है जिसके अंदर लिखा हुआ है, अगर तुम मेरी इन सारी की सारी बातों को सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुमने मेरे माइंड को वाइप कर दिया है, और इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे भुला दिया है कि आखिरकार उस फेल सेफ को इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो इसलिए मैं एक छोटा सा सरप्राइज तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि इन केस अगर तुम कोई ऐसा इवेंट ट्रिगर करते हो जिसके जरिए पूरी की पूरी दुनिया को खतरा होगा, तो ये प्रोटोकॉल फौरन से स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारा सबसे बेहतरीन दोस्त, रिगार्ड्स ड्र्यूक। तो हम देखते हैं कि दरअसल जो पूरा का पूरा फेल सेफ था जो कि फेस्टोस के दिमाग से ड्र्यूक ने चोरी किया था, वो उसने इस मशीन के अंदर ऐड कर दिया था कि कभी भी अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है जिसके अंदर इस दुनिया को खत्म करने की बात की जाए तो ये फेल सेफ ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और ये फेल सेफ वो है जो कि दरअसल फेस्टोस ने बनाया था थेनोस को रोकने के लिए। और अगले पल हम देखते हैं कि इसी तरह यहाँ पे पूरी की पूरी थेनोस की बॉडी एक अजीब व गरीब बबल के अंदर जो है कवर होना शुरू हो जाती है। और ड्र्यूक बोलता है, हाँ वेल ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने बहुत ही बढ़िया काम करा, तो अब बताओ कि हम तुम्हारे साथ करें तो क्या करें। इसी तरह देखते हैं अगले पल ड्र्यूक यहाँ पे एक पोर्टल खोलता है जो कि एक तरह का टाइम स्ट्रीम के अंदर है, क्योंकि ये टाइटानोस की सिटी है। और अगले पल वो उस पूरे के पूरे थेनोस जो कि इस बबल के अंदर कवर्ड हुआ है उसको यहाँ से लात मार के उस पोर्टल के अंदर फेंक देता है। और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि ड्र्यूक ने सारे के सारे इटर्नल्स के साथ अर्थ को बचाया है। और कहता है तो अब जैसा कि प्राइम इटर्नल यहाँ से जा चुका है तो क्या हम आर्मरी को डीएक्टिवेट कर सकते हैं सिंपली। तो वहीं से मशीन की आवाज आती है कि बिल्कुल सर, जैसा आप कहें। तो वहीं से ड्र्यूक बोलता है कि इसको फौरन से डीएक्टिवेट कर दो और सबको बता दो कि आखिरकार ड्र्यूक ने इन सबकी जान को बचाया है, और अगर तुम लोग चाहो तो अब यहाँ पे आके मेरे लिए तालियां बजा सकते हो। और हम देखते हैं कि सारे के सारे इटर्नल्स यहाँ पे आके खड़े होते हैं और ड्र्यूक की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन ताली कोई नहीं बजाता। और इसी तरह हमारी कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है सर्सी के पास, जो कि यहाँ पे आके सारे के सारी बातें टोनी स्टार्क और एवेंजर्स को बता रही होती है। और वहीं से टोनी बोलता है कि आखिरकार तुमने थेनोस के बारे में हमें कुछ बताया क्यों नहीं, कि वो तुम लोगों को रूल कर रहा है, ये हमारा प्लेनेट है सर्सी, हमें इस बारे में पता होना चाहिए था। देखो टोनी, मैंने तुमसे इस बात का वादा करता टोनी कि मैं तुम्हें सच बताऊंगी, तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें यहाँ पे जो भी बात बताने वाली हूँ वो है जो कि 75% ऑफ द इटर्नल्स तुम्हें आके जरूर बताते। इसका मतलब ये है कि तुम मेरे सामने इस वक्त खड़े हुए और तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही डिकेड्स की जिंदगी बाकी है और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि ये तुम्हारा प्लेनेट है, तो प्लीज ये बात तो बिल्कुल भी मुझसे मत करना, क्योंकि ये प्लेनेट हमेशा से हमारा था और हमेशा से हम ही इसको प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे, क्योंकि आज तक हमने इस प्लेनेट को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करा है और वही हम करने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं। तो इसलिए आप सब हमारे सामने यहाँ पे खड़े होकर इस तरह से हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं या हमें जज करें कि हमने जो करा वो गलत करा, क्योंकि हम ज्यादा बेहतर जानते हैं कि इस मशीन को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना और उसके लिए क्या चीज बेहतर है। और मैं आपको ये बात बताती चलूं कि आप हम इटर्नल्स के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, हम हमेशा आपसे सच नहीं बोलेंगे और सारी की सारी बातें आपसे शेयर नहीं करेंगे। तो वहीं से थॉर बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे सामने खड़े हो और हमें इस तरह से लेक्चर दो। तो वहीं से सर्सी बोलती है कि थॉर, इस पूरे के पूरे कमरे के अंदर हम ही वो लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा ग्रोन अप्स हैं। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी फादर को देखा कि किस तरीके से वो हर रात अजीब व गरीब दारू पी के, जो कि वो मैमल्स का जूस निकालते थे, उसको पी के बेहोश पड़े होते थे। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे स्प्राइट आती है, उनकी बात को काटते हुए बोलती है कि प्लीज क्या तुम लोग शोर करना बंद करोगे, हम यहाँ पे जबरदस्त किस्म की पार्टी कर रहे थे और आई प्रिज्यूम कि हम लोग यहाँ पे जीत चुके हैं, क्योंकि अभी तक हमारा प्लेनेट टुकड़ों टुकड़ों के अंदर टूटा नहीं है, तो क्या अब हम घर वापसी जा सकते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एवेंजर्स से सारी की सारी मीटिंग खत्म करने के बाद सर्सी और स्प्राइट यहाँ से निकल के वापसी जा रहे होते हैं। और वहीं से टोनी स्टार्क बोलता है कि देखा नेमोर, मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और नेमोर बोलता है कि और मैंने भी तो तुमसे कहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह हम लोग यहाँ से बेसिकली जो है सेलेस्टिया के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे एजेक बोलती है कि मुझे लगता है कि हम अभी भी जीते हैं। तो स्प्राइट बोलती है कि तुम्हें लगता है कि हम जीते हैं, थेनोस हार चुका है तो इसका मतलब हम जीत गए हैं, चीजें इसी तरह से काम करती हैं, क्या मैंने ठीक कहा ना। तो वहीं से सर्सी बोलती है कि नहीं, ये कोई जीत नहीं है स्प्राइट, क्योंकि आज के दिन हमने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करा है, ये सब चीजों का एंड नहीं है। तो वहीं से थीना बोलती है कि मेरे ख्याल से ये शायद एक एंड हो सकता है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जो कि सारे के सारे डिवेंट से रिलेटेड है, और शायद इसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम एक चेंज ला सकें, हम इनके लिए ट्रीटमेंट कर सकें उन सारे के सारे डिवेंट्स की। अब हमें जो है रियलिस्टिक सोचना पड़ेगा, हमें एक स्टेप लेना होगा। तो सर्सी बोलती है कि स्टेप नहीं बल्कि स्टेप्स, हमें सिर्फ एक स्टेप नहीं बल्कि बहुत ज्यादा स्टेप्स लेने होंगे और हम इस सबको तुरंत शुरू करेंगे, क्योंकि अभी इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा बात यही मैटर करती है। फेस्टोस अभी भी एक्सक्लूशन के अंदर मौजूद है और हमें उसको वहां से निकालना होगा। गिलगामेश वहां से गायब हो गया जब ये सारी की सारी फाइट ने दूसरा मोड़ लिया। और रही बात ड्र्यूक की, तो ड्र्यूक के बारे में हम क्या ही कह सकते हैं,
तो वहीं से एजे बोलती है कि ज़रा एक मिनट, क्योंकि इस पूरी की पूरी मीटिंग के अंदर किसी की इंटेंशन हमारे पास मौजूद नहीं है। इक्रिस, आखिरकार तुम ऐसा वहाँ पे खड़े हो कि क्या सोच रहे हो जो कि हमारी इस पूरी की पूरी मीटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त हम अपने लोगों का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन इक्रिस बोलता है कि मेरी कहीं और ज़रूरत है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से कहीं और नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि टॉबी रॉबसन की जो माँ होती है उसने इक्रिस को अपने पास बुलाया होता है। और इक्रिस पूछता है कि आखिरकार आपने मुझे बुलाया, तो उसकी क्या वजह है। तो वहीं से वो कहती है कि मैंने देखा कि तुमने क्या किया उस न्यूज़ के अंदर, तुमने उस पूरे के पूरे टाउन को बचाया, तुमने सच में एक बहुत ही ज़बरदस्त काम करा, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मेरे बेटे टॉबी को नहीं बचा सके। लेकिन तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो करते रहो, तुम अच्छा काम कर रहे हो। तो ये सारे के सारी बातें सुनने के बाद इक्रिस वहाँ पे खामोश हो जाता है और वो इस बात को रियलाइज़ करता है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा यही काम करेगा, क्योंकि उसको इसी के लिए कोड किया गया है। लेकिन एक सेकंड के लिए उसने इस बात को सोचा और खुश हुआ कि उसको इस तरीके से कोड किया गया है, और वो इस बात की उम्मीद कर रहा था कि कभी अगर वो आज़ाद हो भी जाए तो उसके बावजूद भी वो यही काम करेगा। वो एक फ्यूचर के लिए उम्मीद है। ये क्रिस के पास वो आखिरी 4 घंटे थे जिसके बाद उसको एक बहुत ही बड़ी चीज़ पता चलने वाली थी एक न्यू प्राइम इटर्नल के हवाले से। और अगले पल हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं मैनिफेस्टो फॉर द न्यू मशीन ऑर्डर, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली अब अशीन जो है इस बात को डिसाइड कर रही है कि आखिरकार किसको जो है नया प्राइम इटर्नल बनाना चाहिए। और यहाँ पे उसने कुछ पॉइंट्स रखे जिसके अंदर बताया गया है कि इस प्लेनेट को किसने बचाया है, आखिरकार यूरोनस की लॉस्ट आर्मरी की लोकेशन को किसने सिक्योर करा, जो कि बहुत टाइम से अनएक्सप्लोर्ड थी और किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जब सारे के सारे इटर्नल्स यहाँ से वहाँ भटक चुके थे, अपने गॉड्स के ऊपर से विश्वास तोड़ चुके थे, तो वो कौन था जिसने सारे के सारे इटर्नल्स को दोबारा से मिलाया वंस अगेन, आखिरकार प्लेनेट को किसने बचाया। तो ये सारी की सारी चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए ड्यूक जो है वहाँ पे एक परफेक्ट कैंडिडेट है जो कि इन सारी की सारी चीज़ों को मीटअप कर रहा है, और वही इटर्नल्स का अगला जो है वो प्राइम इटर्नल बनने के लिए सबसे ज़्यादा काबिल है। और ये फैसला किसी और का नहीं बल्कि ओशियनियस का है, जो कि इस अर्थ के ऊपर बचा हुआ एक आखिरी पैट्रियार्च है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ओलंपिया सिटी के अंदर अब ड्यूक जो है वो बेसिकली प्राइम इटर्नल बन चुका है, तो वो यहाँ पे अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है और कहता है कि मशीन, जैसा कि हमारे पास डिविएंट का नया डेटाबेस आ चुका है, तो क्या तुम मुझे लोकेट करके लोकेशंस बता सकते हो कि ये सारे के सारे डिविएंट इस वक्त कहाँ कहाँ मौजूद हैं और हम उनके डीएनए के जरिए उनको कैसे ढूंढ सकते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक मैप के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की रोशनी आती है और मशीन बताती है कि सर ये जितना भी हाईलाइटेड एरिया है ये वो है जहाँ पे डिविएंट से डिराइव्ड हुए डीएनए मौजूद हैं। तो वहीं से ड्रूक बोलता है मैं तुम्हारे पॉइंट को समझ गया, लेकिन ये तो तकरीबन हर एक जगह पे हैं। अब हम यहाँ पे सिर्फ उन जीन्स को काउंट करते हैं जिनको हम डिविएंट के तौर पे मान सकते हैं। हम इसके अंदर जो इंटेलिजेंस को ऐड कर देते हैं और सेंटियंस को ऐड कर देते हैं। तो इसलिए मुझे यहाँ पे उन सारी के सारी पॉपुलेशन का पीक दिखाओ जहाँ पे इंटेलिजेंट डिविएंट्स मौजूद हैं, जहाँ पे वो सारे के सारे एक इंसानों की तरह रहना शुरू कर चुके हैं। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे पूरे के पूरा मैप शो होता है जहाँ पे अब पूरे के पूरे हाईलाइटेड पॉइंट बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। और वहीं से ड्रू बोलता है कि ये हुई ना बात, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। ये बड़ा वाला पॉइंट तो लेमोरिया है जहाँ पे सारे के सारे डिविएंट्स रहते हैं, लेकिन ज़रा यहाँ पे जूम करो, ये छोटा सा आइलैंड कौन सा है, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डिविएंट्स नज़र आ रहे हैं। तो अगले पल मशीन बताती है कि सर ये कुछ और नहीं बल्कि इस जगह का नाम क्रोकोआ है सर, ये कैपिटल ऑफ द म्यूटेंट्स है और इन्होंने रिसेंटली जो है मार्स तक अपनी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को एक्सपेंड कर लिया है। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो मशीन है यानी कि अर्थ, वो हमें आज ये बता रही है कि किस तरीके से म्यूटेंट्स जो हैं वो भी डिविएंट्स की ही एक दूसरी फॉर्म है, बल्कि ह्यूमंस की नहीं। और इसीलिए उस पूरे के पूरे मैप के ऊपर डिविएंट्स की सारी लोकेशन के अंदर यहाँ पे क्रोकोआ आइलैंड की लोकेशन बताई गई है, क्योंकि इस वक्त कॉमिक्स के अंदर जो एक्समैन है वो क्रोकोआ के आइलैंड के ऊपर रह रहे हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो एक्समैन है उन्होंने ज़बरदस्त किस्म से मार्स के ऊपर भी अपनी पॉपुलेशन को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है। तो ये देख के ड्रूक मुस्कुराता और कहता है कि वाह ये कितना शॉकिंग है ना, डिविएंट्स अब मार्स के ऊपर भी पहुंच चुके हैं। मेरी नज़र में तो ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है एक्सेस डिविएशन की। दी एंड। सो गाइस आज हमारा ये सेकंड स्टोरी आर्क खत्म होता है इटर्नल्स की इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर। अब इसके बाद जो हमारा नया अगला स्टोरी आर्क होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट किस्म का होगा, क्योंकि उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से ड्रूक जो है अब इटर्नल्स का लीडर बन चुका है, तो वो म्यूटेंट से उनको डिविएंट मानते हुए उनके ऊपर जंग करेगा और वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का एक हमें वर्सेस बैटल देखने को मिलेगा। और इसके अंदर एवेंजर्स भी शामिल होने वाले और ये सच में एक बहुत ही बड़ा क्रॉसओवर इवेंट होने वाला है जो कि अगले कुछ महीनों के अंदर शुरू किया जाने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कि आज इस कॉमिक के अंदर रिवील की गई हैं, वो सबसे बड़ी ये है कि किस तरीके से डिविएंट्स इस अर्थ के ऊपर होने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज बन चुकी है। और आज ये बताया गया कि किस तरीके से म्यूटेंट्स जो है वो भी डिविएंट्स की ही एक दूसरी फॉर्म है। तो अब आगे हम चल के देखेंगे कि किस तरीके से हमारा आगे के एपिसोड जो है वो जजमेंट डे की तरफ जाएगा, जो कि हमारे उस पूरे के पूरे क्रॉसओवर स्टोरी इवेंट का नाम होने वाला है। और जब वो इवेंट शुरू होगा तो ऑब्वियसली मैं उसको अपने चैनल के ऊपर शेयर तो करूंगा ही। तो आज की इस वीडियो को आप लोग बताइएगा लाइक करके कि आपको ये कैसी लगी है, कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि इस पूरी की पूरी स्टोरी आर्क के अंदर आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। मेरा फेवरेट मोमेंट पिछले एपिसोड के अंदर था जब हमने इटर्नल्स वर्सेस एवेंजर्स की फाइट देखी थी और टोनी स्टार्क ने इक्रिस के ऊपर एक पूरी की पूरी सैटेलाइट से धमाका किया था। इसके अलावा अगर आपको ये मेरे इटर्नल्स के कॉमिक्स पसंद आ रहे हैं तो मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप इस तरह के ऑसम कॉमिक्स हमारे चैनल के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर जो है एंजॉय कर सकें।
सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।